हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का शौर्य क्लासेस में स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा निर्देशन। निर्देशन मतलब गाइडेंस। निर्देशन क्या होता है और निर्देशन के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, वो क्या क्या हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप लोग समझ सकें कि निर्देशन है क्या और क्यों ज़रूरी है, और एक भी इस निर्देशन से संबंधित जो मुख्य बिंदु या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों से छूटे ना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आता है कि निर्देशन क्या है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं को सुधारने में इस प्रकार से सहायता करती है जिससे वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर ले। मतलब निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया ले सकते हैं, हम समझ सकते हैं, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और या फिर अपने द्वारा जो उसने अपने एम निर्धारित किया है, जो लक्ष्य है उसका, वो अपना प्राप्त कर सकता है। अब निर्देशन जो है वो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 19वीं सदी में शुरू हुआ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो निर्देशन लाखों, हजारों से लाखों साल पहले भी होता था, तब भी लोग मार्गदर्शन करते थे। अब इसके बाद आता है कि निर्देशन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब आता है भारतीय हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, वो निर्देशन और परामर्श का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब क्यों है? क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन लड़ने से मना कर देता है, या जब अर्जुन बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण उसे जिस प्रकार से समझाते हैं, वो समझाने का जो तरीका है वो निर्देशन ही है, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं अर्जुन का। और ये तो तब भी हो रहा है। आज से हजारों से लाखों साल पहले श्री कृष्ण के समय पे जब जितना ज़रूरी ये था अर्जुन के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी आज हो गया है। इसके बाद आता है निर्देशन समय, शक्ति और धन की दृष्टि से मितव्ययी होता है। अब दोस्तों, मितव्ययी मतलब होता है बचत करने वाला या कम खर्चीला। अब जो निर्देशन है वो समय बचाता है आपका, आपकी शक्ति बचाता है, मेहनत, और आपका पैसा बचाता है। ये तीनों चीज़ें बचाता है, इसलिए ये कम खर्चीला हो गया। अब इसके बाद आता है कि निर्देशन मुख्य रूप से शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो निर्देशन जो है वो मुख्य रूप से शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं के लिए ही दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है निर्देशन सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति या छात्र को दिया जा सकता है। तो मतलब कोई भी, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, निर्देशन की अगर उसे ज़रूरत है तो वो मार्गदर्शन ले सकता है, निर्देशन ले सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगले बिंदु में कहा गया है कि निर्देशन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा होता है व्यावसायिक निर्देशन, और तीसरा होता है व्यक्तिगत निर्देशन, मतलब पर्सनल गाइडेंस। अब हम समझेंगे, देखेंगे कि भारत जैसे देश में जब निर्देशन दिया जाता है या निर्देशन लिया जाता है तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं या प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत देश में निर्देशन 19वीं सदी में शुरू हो गया था, आ गया था, लेकिन आज भी 21वीं सदी में भी उसका जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, बहुत धीमा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में ज़्यादा परीक्षण नहीं हुए, ज़्यादा शोध कार्य नहीं हुए, और जो गिने चुने हुए हैं उनमें से भी कुछ ढंग के नहीं हैं या उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसी क्या समस्याएं हैं जो निर्देशन करने में आती हैं, आइए जानते हैं हम। पहली प्रॉब्लम है शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, मतलब टीचर्स को बहुत ज़्यादा काम दे देना, ड्यूटीज दे देना। दूसरी प्रॉब्लम है शिक्षकों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण, मतलब जो टीचर्स हैं उनका पुरानी सोच, रूढ़िवादी दृष्टिकोण मतलब पुरानी सोच। तीसरा पॉइंट है निर्देशन प्रक्रिया से संबद्ध साधनों का अभाव। अब जब हम निर्देशन देते हैं तो उसमें कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, कुछ साधन यूज किए जाते हैं, उनका अभाव मतलब उनकी कमी, वो ना होना, यह भी निर्देशन की एक समस्या है। इसके बाद आता है अप्रशिक्षित शिक्षक, मतलब जो टीचर्स होते हैं वो जब अनएजुकेटेड हों या उनको नॉलेज ना हो निर्देशन का, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसके बाद आता है अशिक्षित तथा रूढ़िवादी अभिभावक। अभिभावक मतलब पेरेंट्स, तो जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड हों, अशिक्षित हों, और रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच वाले हों, तो ऐसे अभिभावक, ऐसे पेरेंट्स भी समस्या बन जाते हैं निर्देशन देने में। इसके बाद आता है पाठ्यक्रम में निर्देशन के समुचित समावेश का अभाव। तो जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें निर्देशन एज अ टॉपिक और एज अ सब्जेक्ट ढंग से नहीं मिला जाना, ढंग से नहीं पढ़ाया जाना,
ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद आता है छात्रों की संख्या में वृद्धि। तो भारत जैसे देश में तो ये बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो हर क्लास में, हर सेक्शन में 70-80 से ज़्यादा बच्चे हो कई जगह पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है निर्देशन देने। अब इसके बाद आता है विद्यालयों की आर्थिक दशा। तो जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है स्कूल्स की, मैक्सिमम स्कूल्स की, वो ढंग की नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि वो सारे इक्विपमेंट्स, सारी ज़रूरी चीज़ें जो एक टीचिंग मेथड्स या टीचिंग में या फिर निर्देशन देने में यूज़ किए जाते हैं वो भी ला सके विद्यालय में। इतना तक उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। इसके बाद है शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाओं के संकलन और विश्लेषण के लिए संगठित व्यवस्था का अभाव। मतलब स्कूल्स में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कई स्कूल्स में, सब में नहीं, कई स्कूल्स में ऐसी व्यवस्था नहीं होती जिसमें शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो उनको जोड़ा जाए, इकट्ठा किया जाए और फिर उनको जांचा जाए, विश्लेषण उनका किया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इसके बाद आता है प्रमाणीकृत परीक्षणों का अभाव। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, निर्देशन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो उसमें परीक्षण भी होते हैं, उसमें शोध कार्य भी होते हैं, और जब ये दोनों ही नहीं हो, जब ये दोनों का ही अभाव हो, तो फिर निर्देशन की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाती। अगली प्रॉब्लम है भाषिक समस्या। तो भाषा भी एक, लैंग्वेज भी एक प्रकार की समस्या बन जाती है निर्देशन देते समय। उसके बाद है गुणवत्ताहीन शिक्षण संस्थाएं। तो जो हमारी शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनकी जो गुणवत्ता है वो क्वालिटी ढंग की नहीं है। कई जो स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत मिनिमम है या लो है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है अध्यापकों में रुचिहीनता। तो मतलब जब टीचर्स इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे निर्देशन देने में, गाइडेंस देने में, स्टूडेंट्स को गाइड करने में, जब वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो निर्देशन दे ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने समस्याएं देखी, प्रॉब्लम्स देखी, इनके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आज के समय में समाधान ढूंढना, हल ढूंढना बहुत ज़रूरी हो। अब जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते? पहला समाधान है विद्यालयीय कार्यों का समान वितरण। मतलब जितने भी स्कूल के ड्यूटीज़ होती हैं, कार्य होते हैं, उन सबको स्टाफ में, स्कूल के एम्प्लॉयज़ में, कलीग्स में बराबर बांट देना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है अध्यापकों को आधुनिकता से जोड़ना। दोस्तों, एज ए टीचर हमें समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जितने भी चेंजेस हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जितने भी नए मेथड्स आ रहे हैं, नई इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नई तकनीकें आ रही हैं, उन सभी को जानना बहुत ज़रूरी। इसके बाद आता है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो जितने भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स है, जितने टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, समय के अनुसार इनका टाइम पे टाइमली इनको ऑर्गेनाइज कराना अच्छे से, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है अभिभावकों को जागरूक करना। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको बताना कि निर्देशन क्या है और निर्देशन क्यों ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें भी बताया जाए। इसके बाद आता है समुचित पाठ्यक्रम का निर्माण। अब जो हमारा करिकुलम, पाठ्यक्रम है, उसमें भी हमें निर्देशन को जोड़ना चाहिए एज अ सब्जेक्ट और एज अ टॉपिक। हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो, ताकि बच्चे उसका नॉलेज ले पाएँ। अब दोस्तों, इसके बाद आता है छात्रों की संख्या को नियंत्रित करना। अब जितने भी छात्र हैं भारत जैसे देश में, जब क्लास में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, उनको नियंत्रित करना एक तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। 30 से 35 बच्चे एक क्लास में होना, इससे ज़्यादा ना होना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी इनको निर्देशन भी दिया जा सकेगा, इनको गाइड किया जा सकेगा, इनको ढंग से पढ़ाया जा सके। इसके बाद आता है विद्यालयों का फंड बढ़ाकर। तो जितने भी स्कूल्स हैं उनका फंड बढ़ाया जाए, उनको जो पैसा मिल रहा है वो बढ़ाया जाए थोड़ा, ताकि वो सारे इक्विपमेंट्स, सारे साधन वो स्कूल में ला सकें और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका लाभ उठा सकें, उनको फ़ायदा मिले उसका। इसके बाद आता है शैक्षिक व्यावसायिक सूचना कक्ष। अब एक सूचना कक्ष, एक रूम ऐसा बनाया जाए, इन्फॉर्मेशन रूम, जहां आपको ये शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाएं मिलती रहें। अब इसके बाद आता है प्रमाणीकृत परीक्षणों का अभाव। अब जितने भी परीक्षण होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, शोध कार्य होते हैं निर्देशन के क्षेत्र में, क्योंकि निर्देशन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, तो जितने भी परीक्षण और शोध कार्य होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उतना निर्देशन को ही फायदा है। निर्देशन की प्रक्रिया ही सुधरेगी, उसका डेवलपमेंट होगा, आप बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है निर्देशनकर्ताओं की नियुक्ति। तो हर स्कूल में एक निर्देशनकर्ता
एक गाइडेंस देने वाले की नियुक्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि निर्देशन क्या है और निर्देशन की आवश्यकता क्या है, और उससे ज़्यादा अच्छे से निर्देशन कोई दे भी नहीं सकता। इसके बाद आता है गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों का निर्माण। तो क्वालिटी बेस पर ऐसे स्कूल्स बनाए जाएं, ओपन किए जाएं, ऐसे विद्यालय बनाए जाएं जो क्वालिटी बेस्ड हों, हाई क्वालिटी हो, जिनकी गुणवत्ता हो उनकी। अगला पॉइंट है आपसी तालमेल में बढ़ो। तो निर्देशन की प्रक्रिया में जितने भी लोग मिलते हैं, जो निर्देशन दे रहा है, निर्देशन ले रहा है, उनके अलावा भी जितने भी लोग हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो, एक तालमेल बनाया जाए ताकि एक दूसरे की बातों को वो समझ सकें। इसके बाद आता है रोजगार के अवसर प्रदान करना। मतलब जितने ज़्यादा आपको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, उतना आसान हो जाएगा निर्देशन देना, उतना अच्छे से और आसानी से आप गाइड कर सकोगे स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट है भाषाई समानता। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि निर्देशन की प्रक्रिया में जितने भी लोग हैं, जो निर्देशन दे रहा है, जो निर्देशन ले रहा है, इन दोनों के अलावा भी जितने हैं, उन सबको एक भाषाई समानता होनी चाहिए, एक दूसरे की लैंग्वेज बात समझ में आनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है निर्देशन देने के लिए। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और आगे आप लोगों को अगर कोई वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब बटन है वो दबाइए, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।